अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कल वो हो गया जो किसी का भी मानना ना था, यकीन ना था। हाफिज साहब, उमर जंजानी साहब, सबकी, इवन मेरी, हम लोगों की होप्स जो है मुल्तान सुल्तान के साथ थी। लेकिन पता नहीं कौन सा सितारा, कौन सी दुआ, कौन से ऐसे स्टैट्स या कौन सा ऐसा तज्जिया जो है वो बाबर के कानों में गया और बाबर जो है उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया और मुल्तान सुल्तान की पहली शिकस्त है ये जो PSL में हुई है। वरना उनका जीत का तसलसल इस कदर कायम था कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो टॉप 1 ही रहेंगे। गो के अभी भी वो टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत बड़ी फतह है ये। नाज़रीन, आज मैच जो है वो जारी है कराची किंग्स का और दूसरी जानिब क्वेटा ग्लेडिएटर्स का। अब देखना ये है कि कौन सी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। कराची किंग्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या बेहतरी आती है। और नाज़रीन, इसके बाद मैच होगा हमारी अपनी प्यारी लाहौर कलंदर्स का, जो कि 2 टाइम्स चैम्पियंस रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अब आज के दिन में क्या तब्दीली लेकर आते हैं, क्या जीतते हैं, क्योंकि सितारे भी उनके हक में किसी हद तक थे। कल की बात की जाए तो सितारे जो हैं वो ये कह रहे थे कि शाहीन आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब देखना ये है कि शाहीन कैसा परफॉर्म करते हैं, किस तरह से खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। जब दोबारा आमने सामने होते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं, बढ़ते अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान PSL की शान, थोड़ा सा मसरूफ हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे उमर से। उमर हमें आज वाज़िया करेंगे कि कौन से स्टैट्स जो हैं वो कल तब्दील हुए जो कि पेशावर ज़ल्मी जीत गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। हाफिज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मोहम्मद आमिर का ये कहना था कि 45 रन देकर 5 विकेट्स लेने से बेहतर है कि मैं 15-20 रन देकर 1 विकेट ले लूँ। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इस हवाले से अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने कहा है, चूँकि बहुत सारा उनका मुकाबला और मवाजना होता है पाकिस्तान टीम के लिए। जो फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं ना, उनका मतलब लोग उनका शाहीन आफरीदी के साथ मवाजना करते हैं, लोग उनका हारिस रऊफ़ के साथ मवाजना करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट, पहली बात यह है कि लोग ये चाहते हैं कि शायद वो पाकिस्तान टीम में वापस आएँ और वहाँ पर फास्ट बॉलिंग करें और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें। लोगों की ये ख्वाहिश है, लोग उनको दोबारा देखना चाहते हैं। अगर आप मुख्तलिफ मैचेस में जहाँ पर वो T20 लीग्स खेलते हैं उनकी कारकर्दगी को देखें तो कहीं ना कहीं वो अभी इस लीग में भी, PSL में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के नुमाया गेंदबाजों से ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनमें सलाहियत है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में जहाँ जहाँ खेल रहे हैं वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। कंडीशंस को बड़े अच्छे से, बड़ी जल्दी के साथ वो समझते हैं और अपनी लाइन लेंथ किस जगह पर उन्होंने बचना है कि पिटाई ना ज़्यादा हो, विकटें लेनी है, किस तरीके से रन्स को रोकना है, तो वो सारी सलाहियतें उनमें मौजूद हैं और उसका बड़े अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। चूँकि मवाजना होता है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के साथ, जमान खेल रहे हैं, हसनैन खेल रहे हैं, शाहनवाज खेल रहे हैं, ठीक है जी, शाहीन खेल रहे हैं। इन सब खिलाड़ियों को खेलते हुए जब लोग देखते हैं तो फिर आमिर की तरफ भी नज़रें जाती हैं कि वो इन सब से सीनियर हैं, उम्र में भी ज़्यादा है, ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद वो इतनी अच्छी गेंदबाजी कैसे करते हैं। तो लोग ये मवाजना करते हैं और फिर उनसे उसी हवाले से फिर सवालात भी होते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि वो उनको दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। तो फिर वो भी दबे लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर देते हैं। ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद बाज़ औक़ात कुछ और भी होता है कि देखो मैं रन से नहीं खा रहा ना, कौन खा रहा है रन? जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो रन खा रहे हैं ना, तो मुझे तो नहीं हो रहे। अगर आप किसी की 5 विकेटें देख रहे हैं तो आप उसके 70 रन भी देख लें, ठीक है, 60 रन भी देख लें, 45 रन भी देख लें। बिल्कुल सही बात। तो टीम के जब आप एक बॉलर को 45-50 रन हो जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि टीम का जो मजमूई स्कोर है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो इस लिहाज से ठीक है। जब देखें T20 क्रिकेट में अगर कोई एक बॉलर अच्छा ओवर करता है तो आने वाला बॉलर भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। जो बुनियादी तौर पर एक अच्छा ओवर अगले अच्छे ओवर की बुनियाद है, वो आसानी पैदा करके जाता है अगले ओवर वाले के लिए, क्योंकि अगर उसके ओवर में रन्स कम बनेंगे आमिर के, तो जो आने वाला बॉलर है उसके खिलाफ ज़्यादा अटैक की कोशिश करेंगे बैटर्स, ताकि रन्स निकालें और जो उनका जो रन रेट है वो नीचे ना आए। भले वो रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ जा रहे हैं या टारगेट ऑन बोर्ड सेट करने की तरफ जा रहे हैं, दोनों सूरतों में वो बॉलर जो पहला ओवर करता है जिसके ओवर में रन्स कम बनते हैं वो अगले के लिए सहूलत पैदा करके जाता है और बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आता है इजाफी। और अगर दूसरा ओवर भी अच्छा होता है तो अगर वापस आमिर दूसरा ओवर करने के लिए आते हैं, तीसरा ओवर करने के लिए आते हैं, उसके बाद वो भी अच्छा कर जाते हैं, तो फिर एक अच्छा खासा दबाव मुखालिफ टीम के ऊपर जाता है। इस अंदाज से अगर वो सोचते हैं कि वो रन्स कम दे रहे हैं तो 4 ओवर्स में अगर वो 15-16 रन्स की तरफ जाते हैं जो कि उन्होंने कहा है, तो आप देखें कि अच्छी गेंदबाजी है। मतलब आप मुखालिफ टीम की जो बैटिंग है
उसको आप दबाव में ला सकते हैं। तो एक हिकमत अमली उनकी ये ठीक है, अगर वो इस अंदाज से देख रहे हैं कि मैं अगर रन्स कम देता हूँ, अगर वो 20 रन देते हैं 4 ओवर्स में या 16 रन देते हैं, 20 रन भी देते हैं 4 ओवर्स में, तो इसका मतलब ये कि बाकी जो 16 ओवर्स हैं अच्छे बैटिंग पिच के ऊपर मुखालिफ टीम ये चाहेगी कि वो उसमें 180 रन करें, 170 रन करें, अगर वो पहले बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और अगर वो हदफ के ताकुब में जा रहे हैं, तो फिर आप ये देखेंगे अगर किसी ने 200 रन करने हैं और 4 ओवर्स में 15-20 पे एक बॉलर ने 4 ओवर्स में 20 रन दिए हैं, तो बाकी 16 ओवर्स में उनको अगर 180 रन करने हैं, तो आप ये देखें कि 12 का स्ट्राइक तो चला गया ना उनका रिक्वायर्ड रन रेट। तो दबाव किसके ऊपर आया? दबाव आया बैटिंग साइड के ऊपर। तो इस नज़रिए से अगर उनकी इस बात को देखा जाए तो वो अपनी जगह पर ठीक है इस अंदाज से कि वो ये जो उनका करेक्ट रोल है, जो उनका किरदार है उस टीम में, रन्स रोकने हैं, आज़ादाना रन्स बनाने के मौके फराहम नहीं करने, और जब वो ऐसी गेंदबाजी करते हैं नपी तुली किफ़ायती अच्छी लाइन लेंथ पर, तो मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव जाता है। अगर पिच में कोई थोड़ा बहुत मदद मिलती है तो उससे भी आने वाला गेंदबाज फ़ायदा उठाता है। तो मोहम्मद आमिर वैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी बरसों से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके परस्तार लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको दोबारा खेलते हुए देखना चाहते हैं। वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये एक अलग किस्म की बहस है, लेकिन उनकी कारकर्दगी को जब देखते हैं तो लोग ये समझते ज़रूर हैं कि यार इतने अच्छे अगर गेंदबाज हैं तो इनको पाकिस्तान को उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें खिलाता है या नहीं खिलाता, वो रिटायरमेंट अपनी वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इस पर कायल करता है या नहीं करता है रिटायरमेंट की वापसी के लिए, ये मुख्तलिफ बहस है। इस पर आप जितनी मर्जी गुफ्तगू करते रहे। सुनने में आया था कि ये जब नजम सेठी साहब आए थे तो उस वक्त उनकी बातचीत हुई थी और वो एक इम्कान था कि मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से वापस ले लें और वो दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलें, लेकिन सेठी साहब कुछ ज़्यादा वक्त रहे नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, 6 माह मेरा ख्याल लगभग रहे और उनको जाना पड़ा। और उनके जाने के साथ ही मोहम्मद आमिर की जो वापसी थी, मेरा ख्याल है कि उस वक्त कुछ ये बातचीत थी और उनके मैनेजर से रब्ता भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुआ था, लेकिन वो निचली सतह का था रब्ता। बात पहले से मेरा ख्याल है ऊपर हो चुकी हुई थी कि इनको वापस लाना है, पाकिस्तान के लिए दोबारा खिलाना है, लेकिन वो चीज़ें उतनी ज़्यादा मिच्योर हुई नहीं, वक्त मिला नहीं है, चूँकि वो सिस्टम से बाहर थे, उनको वापस लाना था, उसके लिए उतना वक्त शायद मिला नहीं है जिसकी ज़रूरत थी। बस फिर उनका वो वापसी अगर उनकी होनी थी पाकिस्तान टीम में तो वो मंसूबा दरमियान में रह गया, आगे चला नहीं। लेकिन लीग क्रिकेट में वो जहाँ भी जाते हैं, अभी शाहीन और ये आमिर इकट्ठा भी खेले IL टीम में, और यकीनी तौर पर आमिर एक अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, शानदार बॉलर हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है। इसमें सलाहियतों के एतबार से, खेल की समझबूझ के एतबार से भी बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन को पढ़ने के एतबार से, कंडीशंस को पढ़ने के एतबार से, मतलब उनकी गेम सेंस अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को ऐसे आउट नहीं किया हुआ। मतलब 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, जब इंडिया हदफ के ताकुब में आया था, तो जो इंडिया की असल जो नुकसान पहुँचाया था और जो उनके ख्वाबों को चकनाचूर किया था, जब तोड़ा था, वो सबसे बड़ा हिस्सा बैटिंग के बाद ये मोहम्मद आमिर। देखें अगर वो 30 ओवर 50 ओवर्स खेल जाती ना इंडिया की बैटिंग उस मैच में, विराट रोहित ये सब खेल जाते, वो हदफ हासिल कर लेना था उन्होंने जितना भी होता, लेकिन ये आमिर ही थे। ड्रॉप कैच भी हुआ, उसके बावजूद उन्होंने विकेटें ली हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बासलाहियत है। बाकी उनकी अगर किस्मत में दोबारा होगा पाकिस्तान के लिए खेलना, वो खेल जाएंगे, लेकिन जो मुख्तसरन ये है कि लोग उनको चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें और जो भी उनमें क्रिकेट बाकी है उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको खेलता हुआ देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों सारी दुनिया के लोग। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो मोहम्मद आमिर की एक पोजीशन बयान की है, जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, और हमें ऐसे खिलाड़ियों की बहुत ज़रूरत है। एक सवाल मेरे ज़हन में आया, मैंने सोचा उमर से करती हूँ। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो हमारे नौजवान प्लेयर्स हैं, गो के मवाजना बनता नहीं है, बहुत ही कबल अज़ वक्त है ये डिसाइड करना, लेकिन एक स्पार्क होती है जो नज़र आ जाती है। इसी से रिलेटेड एक और भी सवाल मेरे ज़हन में, वो मैं हाफिज़ साहब से कुछ देर बात करूँगी, मगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मोहम्मद आमिर की तरह की कोई टेक्निक, कोई चीज़ ऐसी किसी भी बॉलिंग वाली साइड पे हमें किसी अपने नए प्लेयर में नज़र आती है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई स्पार्क कंटेम्प्रेरी अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कोई नज़र आ रहा है। आपके सामने सब कुछ AI है कि कौन बॉलर क्या परफॉर्म कर रहा है। मोहम्मद आमिर की क्लास अलग थी, क्योंकि 2009 में जब ये स्पॉटलाइट पे आए इंटरनेशनल
सर्किट में T20 वर्ल्ड कप में, तो वो एक अलग ही पैशन था एक 17 साल बच्चे का कि किस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना, नया था बिल्कुल। और उस वक्त आप देखें कि टीम भी ओवरऑल बड़ी अच्छी थी आपकी, आपके पास उमर गुल थे, अब्दुल रज़ाक थे, सईद अजमल थे, यूनस खान थे, मिसबाह थे, शुएब मलिक थे। तो इन जैसे जो बिग विक्स थे सारे, उनके अंडर खेलना एक अलग ही उनकी स्पार्क थी। ऐसे जब पहली बार मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन जब विजय था कि ये शायद ना लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छा, मैंने अपने घर वालों को भी कहा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ज़रा एफिशिएंसी मैंने मारी, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये तो पेसर है। और आपके सामने है कि उसके बाद उन्होंने जो किस तरह कम उम्री में जो है वो नाम बनाया, और 2010 तक भी जो है वो कितना ज़बरदस्त उनका रहा। वो बस जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स रहे, लेकिन उसके बावजूद फिर जब उनका रिटर्न हुआ 2015 में, तो उन्होंने दिखाया भाई कि आप मुझे इस तरह साइडलाइन नहीं कर सकते। मुझे याद है मई 2015 में नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ, उसे ग्रेड 2 की क्रिकेट खेली थी उससे पहले उन्होंने, जो होती है। उसके बाद जब नेशनल T20 टूर्नामेंट फैसलाबाद में हुआ, उसमें खेले, उन्होंने परफॉर्म किया। फिर वहाँ पे काफ़ी एतराज़ात हुए कि इन्हें खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जो भी ऑब्स्टेकल से उन्हें क्लियर किया। फिर 2016 में एशिया कप में जो अगेंस्ट इंडिया वो पहला इंटरनेशनल मैच खेले थे और इंडिया को हिला के रख दिया था। और उसी दौरान जो है मैच से पहले विराट कोहली ने बैट भी गिफ्ट किया था उन्हें, ऐसा भी हुआ था। तो कहने की बात यह है कि जो स्पार्क है, जिस तरह वो बॉल को स्विंग करते हैं, मैं नहीं देख रहा किसी पाकिस्तानी बॉलर को अभी कोई इस तरह कंसिस्टेंटली। अभी तक देखे कि एज बेशक उनकी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो वो मेंटेनेंस है, वो जो उनकी जो लाइन लेंथ है, वो ख़राब नहीं हुई। और लाइन एंड लेंथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमने देखा बड़े आपके पास पेसर्स आए, बड़े स्पीड वाले थे, लेकिन कंट्रोल नहीं था उनका। तो ये बड़ा यहाँ पे अभी तक वो मेंटेन रख रहे हैं इस चीज़ को, जिस वजह से जो है बैटर को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। बाकी आप शहीन को देख ले, एक मोमेंटम उनके पास रहा है, लेकिन अभी वो अपने 100% नहीं शो हो रहे। लेकिन अब यही है कि अगर ILT T20 में दोनों ये इकट्ठे खेले हैं ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपका अगर सीनियर पार्टनर चल रहा है तो खुद ब खुद आप में भी स्पार्क आता है, हिम्मत आती है। तो आमिर जैसे बॉलर अभी तो नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद आमिर जैसे जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनमें एक जीदारी नज़र आती है, यानी कि वो सही के साथ खड़े होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि फेवरेटिज्म या तारीफ़ कर दी, बस तारीफ़ ही करते गए। जहाँ पर कोई पॉइंट बुरा नज़र आता है, कोई नेगेटिविटी नज़र आती है, कोई मिस्टेक नज़र आती है, तो वो उसके साथ स्टैंड करते हैं, वो बोलते हैं, इजहार करते हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप अच्छा खेलते हैं तो आपका हर लफ्ज़ कीमती होता है। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी पाकिस्तान के साबिक स्पिनर सईद अजमल का, भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन के बारे में काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये परफॉर्म करते हैं काफ़ी आगे जा सकते हैं, अगर इसी तरह से फिट रहते तो 600 विकेट्स भी ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सईद अजमल खुद एक बहुत शानदार स्पिनर रहे हैं पाकिस्तान के, और रविचंद्रन अश्विन की अगर आप टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी देखते हैं तो गुज़िश्ता कई बरसों से भारतीय टीम की स्पिन बॉलिंग के शोबे में अगर किसी ने उसका हकीकी मानों में जिम्मेदारी निभा रहे हैं मैच बचाने और मैच जीतने की, तो रविचंद्रन अश्विन है। बिल्कुल। अगर सईद अजमल चूँकि ख़ुद एक ऑफ स्पिनर हैं, वो भी ऑफ स्पिनर हैं, और दोनों का बुनियादी तौर पर एक्शन के हवाले से भी, चूँकि जब ICC के कवानीन ऑफ स्पिनर्स के लिए आए उसमें भी दोनों सईद अजमल को तो बहुत ज़्यादा उसमें वो गिरफ्त में आए उस कानून की। अश्विन जो हैं वो उससे निकले, और यही सईद अजमल ने ये भी कहा है कि चूँकि उन्होंने अपने एक्शन को तब्दील करते गए हैं, जो तकाज़े थे, जिस तरह से हालात तब्दील होते रहे, जिस तरह से कवानीन तब्दील होते रहे, तो उन्होंने अपनी क्रिकेट पर मेहनत की, अपने ऊपर काम किया और अपने एक्शन को भी तब्दील किया। उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें उस हवाले से बात की हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है और अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर आप देखते हैं, और जितने कैचेस कोयटा इतने कम रन्स में गिरा रहा है ना, कि अगर आपने 110-12 भी रन्स ऑन बोर्ड किए हैं और उसके बाद आपने इतने कैचेस गिराने हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ओवर देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ बिल्कुल सईद अजमल की तरफ से ये बात आना, बहरहाल एक इस चीज़ की तस्दीक ज़रूर है कि वो एक शानदार स्पिनर है। जडेजा के साथ मिलकर उन्होंने बिलखुसूस टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों का जो पेयर है, और बिलखुसूस इंडिया में जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि ये ज़्यादा दोनों उन्हीं वेन्यूज़ पर या उन्हीं मकामात पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे टेस्ट मैच में, जहाँ पर
स्पिन बॉलर्स के लिए ज़रा मदद मौजूद होगी पिच में और स्पिनर्स के लिए थोड़ा आसानी होगी, या स्पिनर्स स्पिन फ्रेंडली पिच होगा, वहाँ पर ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक अपनी जगह पर ठीक है। जो 2021-22 का था ना, 22 का मेरा ख्याल है, वर्ल्ड कप T20 जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और इंडिया का मेलबर्न में मैच खेला गया था, ये जहनी तौर पर भी बहुत मजबूत है। गेम अवेयरनेस बहुत शानदार है इनकी, रविचंद्रन अश्विन की। वो एक बॉल इनको किया था नवाज ने, वो लेग साइड पे था, तो इन्होंने उसको लेफ्ट छोड़ दिया था, बिल्कुल वाइड बॉल था, इन्होंने उसको खेलने की तरफ नहीं गए, गेंद छोड़ दिया, एक रन पे मिल गया, दबाव इजाफी ऊपर आ गया नवाज के। ठीक है, खेलने जाते सही तरह से ना खेल पाते, रन ना बनता, बॉल भी ज़ाया होता, दबाव आता इंडिया के ऊपर। इन्होंने उसको बॉल को बिल्कुल छोड़ दिया, वो कीपर के पास गया, एक रन पाकिस्तान को मिल गया, दबाव नवाज के ऊपर चला गया। तो अश्विन जो है ये एक बड़े समझदार क्रिकेटर हैं और इनकी बड़ी खिदमात हैं बहैसियत ऑफ स्पिन बॉलर इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। कोई भी खिलाड़ी अगर 500-600 विकेटें लेता है, अभी नेथन लॉयन ने लिए ना, देखें तो कोई भी खिलाड़ी अगर ये जो ड्रीम किस्म के नंबर्स हैं ना, 400 विकेटें, 500 विकेटें, 600 विकेटें, 700 विकेटें, ये आम खिलाड़ी नहीं लिया करते हैं। ये बहुत ही आपको इतनी लंबी विकेटें लेने, इतनी बड़ी विकेटों की तादाद तक जाने के लिए लंबे अरसे तक क्रिकेट खेलना पड़ती है। लंबे अरसे तक क्रिकेट खेलने के लिए आपको मुकम्मल तौर पर फिट रहना पड़ता है। आपकी फिटनेस ऐसी हो कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को बचा कर रखें और खेलते रखें और खेलते रहें, और उसके साथ साथ आपको उतनी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, उतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। रन्स, अगर आप बल्लेबाज हैं तो रन्स की भूख का बाकी रहना, अगर आप बॉलर हैं तो विकेटों की भूख का बाकी रहना, और बल्लेबाजों को आउट करने के हर मैच में आपके लिए नए नए नित नए तरीके, अंदाज, उनको समझना, पढ़ना, परखना, देखना, आउट करना, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सो सईद अजमल की तरफ से ऐसे ख़यालात का इजहार है, ऐसे अल्फाज आना यकीनी तौर पर उनकी सलाहियतों के ऊपर एक और मोहर है। और सईद ने जो तस्लीम किया है बॉलिंग एक्शन के हवाले से, तो यकीनी तौर पर ये भी अपनी जगह पर एक दुरुस्त बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होती है जब एक खुद बजाते खुद इतने अच्छे प्लेयर, इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर जो हैं वो जब आपकी तारीफ़ करते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। हमें ज़ंजानी साहब ने अभी ज्वाइन किया है, ज़ंजानी साहब से ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि कल के सितारे क्या उन्होंने आगे पीछे कर दिए हैं कि अचानक से कुछ चेंज कर दिया है। ज़ंजानी साहब हमारे साथ हैं। ज़ंजानी साहब जो हैं वो लगता है सितारे ढूंढने गए हैं, तो हमें अभी दोबारा से ज्वाइन किया है एक नए गेस्ट ने, डॉक्टर हफीज़ अफान, जो खुद इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। सर PSL जो है वो जारी है और आपका तो एक कहते हैं ना, एक बिल्कुल आई विटनेस होना, हमेशा से स्टेडियम्स की कंडीशंस जानना, हर लिहाज से देखना, परखना, तो PSL जो है वो आपको कैसे डिफरेंट लगती है बाकी लीग्स की अगर बात की जाए तो? इसमें कोई शक नहीं कि PSL जो पहले से हम ऑडिशन ले रहे थे, यानी कि नंबर 1 से लेके PSL 1, 2, 3, 4, 8 तक बहुत अच्छा गया था। हम इसमें बॉलिंग को क्रेडिट देते थे कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान ने हमेशा लेजेंड पैदा किए बॉलिंग में, तो वो एक क्रेडिट पाकिस्तान को हमेशा से रहा। हाँ, अब के पिछले साल से या अब के खास तौर पर PSL 9 की बात करें तो हमें ये मानना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ सुकम है वहाँ हमें उसको मेंशन करना भी चाहिए और मान भी लेना चाहिए कि अब हमारे पास वो सुपरस्टार उस तरह से नहीं है। उसकी क्या वजूहात है वो डेफिनेटली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। हम तो मेंशन कर सकते हैं कि उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उनसे जान छुड़वाई जा सकती है, बेहतर प्लेयर्स को कैसे इन्वाइट किया जा सकता है, या लोकल हीरोज को कैसे पैदा किया जा सकता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे जो लोकल हीरो जितने आ भी रहे हैं वो कई PSL में, अगर 1 की बात मैं करूँ, 2 की बात करूँ, पेशावर से असगर आए, उसके बाद गायब हो गए, इस तरह के बहुत सारे नाम है। उमर खान आए, वो दोबारा नजर नहीं आए, इब्तिसाम शेख आए, वो दोबारा नजर नहीं आए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा उनको दरपेश है कि कंसिस्टेंसी अगर हो, उनको खेलने का मौका मिले और लगातार मौका मिले, तो मेरा ख्याल हम बेहतर हीरोज पैदा कर सकते हैं जो पाकिस्तान को भी आगे जाके सर्व करेंगे। सिर्फ PSL तक महदूद न रखे, उन लड़कों को आगे लेके चले ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की जो सलाहियत है उसको मनवा सके। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि शादाब ने भी जो है वो DRS को
DRS को ब्लेम किया कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी वजह से मेरी एक शिकस्त हुई है। आप बीइंग एन अंपायर, आप क्योंकि आपका एक तजर्बा है, आप जानते हैं कि एक अंपायर कॉल जो है उसकी क्या अहमियत होती है, लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि अंपायर का फैसला जो है वो अपनी एक बजाते खुद जो है वो एक हैसियत रखता है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं खराबी पैदा कर रही है, इसमें तब्दीली आनी चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट जब शुरू की गई थी तो तब और बात थी कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब जब हो गई तो कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये जिसको एडवांटेज होगा वो कहेगा कि बहुत अच्छी है टेक्नोलॉजी, जिसको डिसएडवांटेज होगा वो कहेगा मैं इसकी वजह से हारा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट कर रही है, उस पे उसको मैच का ब्लेम नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर एक बॉल या एक विकेट आपकी को नुकसान हो जाता है कि विकेट आपकी गिर जाती है या आपको आउट मिलना था तो नहीं मिलता, तो बाकी भी तो 10 प्लेयर है ना आपके। अब एक चीज को इस तरह से बड़े प्लेयर का ये काम नहीं होता मेरे ख्याल में, उनको ये भी नहीं देता, बीइंग कैप्टन तो बिल्कुल नहीं देता कि आप किसी छोटी सी चीज को ब्लेम करके पूरे मैच का मुद्दा उस पर डाल दें, ये मुनासिब नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और दूसरी बात कि जहाँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद टेक्नोलॉजी की को इस्तेमाल करने में अंपायर्स का कोई रोल है, तो मैं बीइंग अंपायर, इंटरनेशनल अंपायर के तौर पर मुझे क्लियर करना चाहता हूँ कि अंपायर उसको कोई प्ले नहीं करता। जो प्रोवाइडर होते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, उसको सिर्फ बोला जाता है कि आप ये एंगल दे दें, ये एंगल दे दें, ये एंगल दे दें, और जो उनके पास मुहैया होता है, ये भी जरूरी नहीं कि जो अंपायर की ख्वाहिश है वो सारा कुछ उसको मिल जाए। जो अवेलेबल होगा, जितने कैमरे होंगे उसके मुताबिक जो सामने आएगा अंपायर फैसला कर देगा। अंपायर किसी तौर पर उसको अपनी तरफ से टिल्ट नहीं करता फैसले को, जो एक्सक्लूसिव क्लियर उसके पास एविडेंसेस आएंगे उसके मुताबिक वो फैसला कर देगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि अंपायर को ब्लेम किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अंपायर की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उस हद तक होती है कि टेक्नोलॉजी जो उसको बता रही है, एविडेंस की बेस पर वो अपना फैसला कर देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक सवाल और करना चाहूँगी कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या होना चाहिए PSL में? क्या कोई तब्दीली इस लिहाज से भी आनी चाहिए? जी सॉरी, मैं सवाल समझ नहीं सका। इम्पैक्ट प्लेयर रूल की एडिशन होनी चाहिए? इम्पैक्ट प्लेयर रूल, देखिए ये इनोवेशन तो है। अब क्रिकेट जितनी चेंज हो गई है, इतनी नई शॉट्स आ गई हैं, नए बॉल आ गए हैं, नए तरीके से खेलने लग गए हैं। जो कभी आज का जो क्रिकेटर खेल रहा है, हो सकता है आज से 20 साल 25 साल पहले ट्रायल देने जाता तो उसको पहली बॉल पे उठा के बाहर फेंक दिया जाता कि आपको तो खेलना ही नहीं आता, आपको खड़ा नहीं होना है हुआ जाता आपसे, तो आप क्या क्रिकेट खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इनोवेशन है, इनोवेशन होगी, उसको रोक नहीं सकते। इम्पैक्ट प्लेयर का बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज की इन्वॉल्वमेंट करेंगे क्रिकेट में उसको फायदा होगा क्रिकेट को। मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी चीज को पाबंद करके, रोक के, उसको सिर्फ ये कहकर कि जी इसकी वजह से क्रिकेट की गेम खराब हो रही है, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि वक्त खुद बता देगा कि अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो चीज़ वापस हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे रूल्स हुए भी सही कि जो बने और फिर उसके बाद खत्म करने पड़ गए, इसलिए कि वो शायद क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि उसको किसी न किसी शक्ल में गहना रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इम्पैक्ट प्लेयर की इनोवेशन होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। PSL को भी ट्राई कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? सब असद रऊफ़ और अलीम डार के बाद उस तरह का जो अंपायरिंग में टैलेंट है पाकिस्तान में, वो नज़र नहीं आता। आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? और मैच ऑफिशल्स, भले रेफरी हों, अंपायर्स हों, स्कोरर्स हों, पाकिस्तान क्रिकेट को इनके लिए क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों कवल की आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, बहुत प्रोफेशनली। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की बात तो की जाती है, ऑफिसर्स की बात की जाती है, बोर्ड की बात की जाती है, बोर्ड ऑफिसर्स की बात की जाती है, लेकिन जो अंपायर्स एसोसिएशन, अंपायर्स ऑफिशियल्स कह लें, बल्कि स्कोरर्स कह लें उसको, या अंपायर्स कह लें, दोनों उसमें आ जाते हैं। आजकल इसके टर्म इस्तेमाल होती है ACO, ऑफिशियल ऑफ क्रिकेट, एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट ऑफिशियल्स, ठीक है, जो इंग्लैंड बेस्ड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें ये बहुत अहम बात है कि सॉरी मैं आपका क्वेश्चन ही भूल गया। असद रऊफ और अलीम डार की पाकिस्तान ने क्यों पैदा नहीं किया, सॉरी आई केम बैक, या पाकिस्तान ने अच्छे अंपायर क्यों पैदा नहीं किए? जहाँ इनकंसिस्टेंसी होगी, इनकंसिस्टेंसी आई मीन के उसके मुताबिक चेयरमैनशिप में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल के अंदर 4-5 चेयरमैन हमने बदल दिए, और उसके अलावा
बाकी भी कभी सीईओ बदल जाता है, कभी कप्तान बदल जाता है, तो ये सारी चीजें क्रिकेट को इम्पैक्ट करती हैं। जब फोकस नहीं होगा तो अंपायर्स और स्कोरर्स तो वैसे भी बिल्कुल आखिर में कहीं जाकर आते हैं। तो इसकी वजह से जहां तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस है ही नहीं अंपायर्स की ट्रेनिंग पर, उनको आगे लेके जाने पर और इंटरनेशनली उनको इक्विप्ड करने पर। हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम इतने बड़े हैं ही नहीं। अब मैं खुद भी क्वालिफाइड हूँ इंग्लैंड से, ACUNS के पहले प्रोग्राम हुआ करता था, आजकल ACOs का नाम है। तो तकरीबन 12 साल पहले मैंने वो कोर्स किया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेट है कि वहां पर इन चीज़ों पर बिल्कुल भी उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती जैसे कि बाकी बोर्ड अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं और स्लोली अपने अंपायर्स को बिल्ड करते हैं, इंटरनेशनली उनको इक्विप करते हैं और फिर लॉबी भी करते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज वेल कि अपने अंपायर्स को वहां तक पहुंचाया जा सके जब वो स्टैंडर्ड पर पहुंच जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। PSL के टूर्नामेंट के दौरान आपकी शमूलियत जो है उसने 4 चांद लगा दिए तो घूमे। आपका बहुत शुक्रिया। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि कल के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम सब की जो एक सपोर्ट थी, असल में PSL है ही इसी चीज़ का नाम है कि क्रिकेट जो है वो दिखाती कुछ है, सोचते हम कुछ है, हो कुछ और जाता है। कल बाबर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? बाबर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है, जो तारीफ़ें बाबर के बारे में हम करते हैं, बस यही कह सकते हैं कुछ बाबर हो जाए। जो बात यह है कि डिफाइन नहीं कर सकते बाबर को, हर जो कसीदा है वो बाबर के पढ़ सकते हैं हम क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि देखें पिछले जो आउटिंग हुई थी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें अनलकीली जो है वो रन आउट हो गए, ठीक है ना। तो लेकिन कल जो है उन्होंने फिर दिखाया कि कहीं भी बॉल करो खेलेंगे वो। और माशाल्लाह से 40 बॉलों पे 64 रन स्कोर किए और प्लेटफॉर्म सेट किया, ट्यून सेट की मैच की साइम अयूब के साथ। 42 बॉलों पे 84 रन स्कोर किए इन दोनों ने। वहाँ से रिदम स्ट्रेट अवे ज़ल्मी के साथ आ गया और सुल्तान्स जो है थोड़े से बैकफुट पे हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे जो बात सोचने वाली रही है मोहम्मद अली के पास रही है कि देखे परफॉर्म करते रहे हैं वो, और हमने मोहम्मद अली बहुत किया, ठीक है ना। लेकिन दिस वाज फॉर द सेकंड टाइम कि उन्होंने विकेट नहीं ली, ठीक है। और वर्स्ट बॉलिंग फिगर्स उनकी रही है कल के मैच में। 3 ओवर में उन्होंने 46 रन दिए और इकोनॉमी रेट प्लस किया 15 से, ठीक है। और दूसरा बाबर ने अपने ये जो ज़बरदस्त नॉक खेला 64 रन का, उसमें 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, ठीक है। साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, उन्होंने 5 छक्के लगाए, ठीक है। अब वो एग्रेसिव खेलते रहे तो वो आउट हो गए। लेकिन उसामा मीर को क्रेडिट दिया जाएगा सुल्तान्स के साथ की पर्सपेक्टिव से कि उन्होंने मेंटेन रखी अपने गुड फॉर्म और उन्होंने 3 विकेटें ली है 32 रन देके। और आप ये देखें कि साथ क्रिस जॉर्डन का रोल बहुत ज़बरदस्त रहा है बॉलिंग में। पहले उन्होंने 2 विकेटें ली, फिर उसके बाद बैटिंग में आप कहें तो क्रेडिट देना चाहिए इफ्तिखार अहमद को, द वे ही जस्ट प्लेड यस्टरडे, और अपनी एक सिग्नेचर इनिंग खेली उन्होंने। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि 1-2 शॉट्स की मार थी, अगर हो जाती तो सुल्तान्स जो है वो जीत जाते। सुल्तान्स ने बताया अपार्ट फ्रॉम दैट डिफीट कि क्यों वो सुल्तान्स है और आखिरी बॉल तक वो फाइट करते हैं। और कल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है, मज़ा आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर खुशदिल शाह जो है वो कुछ अच्छा खेल रहे थे तो शायद उन्होंने 10 बॉलें खेली है और 11 रन उन्होंने स्कोर किया। इसी तरह आसिफ अली ज़ल्मी का आप देखें कि कुछ नहीं कर रहे, ऑल्दो ज़ल्मी जीत गए लेकिन आसिफ अली कुछ नहीं कर रहे। टॉम कॉलर कैडमोर को चाहिए कि डू मोर करे, क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने सिर्फ 37 रन स्कोर किए। इफ्तिखार को अगर थोड़ा सा ऊपर भेजा जाता ना तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है कि वो अगर शुरू में एक्सप्लोसिव नॉक खेलने की उनकी सलाहियत मौजूद है उनमें। और दूसरा ये है कि बाकी ओवरऑल अच्छा खेली है ज़ल्मी, ऑब्वियसली अच्छा खेली है, मैच अच्छा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी मुझे ये परेशानी ज़रूर हुई थी सुल्तान्स अगर जीत जाती, क्योंकि जिस तरह वो क्रिकेट खेली ना इफ्तिखार ने और क्रिस जॉर्डन ने, आप देखें 12 बॉलों में 31 स्कोर किया है क्रिस जॉर्डन ने। शुरू में जब इफ्तिखार आए थे तो थोड़ा सा वो टाइम ले रहे थे, खुशदिल शाह भी थे साथ, तो बॉलें भी डॉट बॉल हुई। लेकिन जब क्रिस जॉर्डन आए ना, उन्होंने हिट्टे मारी, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, तो इफ्तिखार में वो हौसला आया और फिर वो अपने नेचुरल स्टाइल से खेलना शुरू हुए और उन्होंने माशाल्लाह से 77 रन की पार्टनरशिप की 28 बॉलों पे।
बिल्कुल ऐसे ही है, इफ्तिखार साहब का जब बल्ला चलता है तो फिर वो चलता ही चला जाता है, फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। हाफिज़ साहब, अभी बाबर की बात हो रही थी तो मैं सोचा कि मैं आपसे जिक्र करूं कि आईसीसी की रैंकिंग भी आ चुकी है तीनों फॉर्मेट्स की, जिसमें वनडे में बाबर का पहला नंबर है, विराट कोहली को भी पीछे कर दिया, बाबर आजम किंग ने अपना आप फिर से मनवा लिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इसमें गुज़िश्ता 3-4 बरसों में वो जो आईसीसी की दर्जाबंदी है उसमें आपको टेस्ट मैचेस में, वनडे में, T20 में हर जगह पर पाकिस्तान के खिलाड़ी नज़र आते रहे हैं। अब इस मरतबा वैसे तो ये भी कुछ एक अजीब सा ही निज़ाम है आईसीसी की रैंकिंग का कि नवंबर के बाद से अभी तक तो कोई मैच नहीं खेला बाबर आजम ने, वनडे मैच नहीं खेला। पाकिस्तान उसके बाद टेस्ट मैचेस खेला, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में T20 मैचेस खेला और उसके बाद पाकिस्तान PSL खेल रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम जो है वो नंबर 1 है और विराट कोहली जो हैं वो टॉप स्कोरर थे इंडिया की तरफ से, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे। और ट्रेविस हेड को देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिंग्स थी वर्ल्ड कप के फाइनल में वो उन्होंने खेली थी। हाँ। लेकिन अब पता नहीं आईसीसी का अपना एक निज़ाम है, कोई खिलाड़ी खेल भी नहीं रहा होता तो वो नंबर 1 होता है और कोई खेल भी रहा होता है तो वो नंबर 1 नहीं होता। किसी के रन ज़्यादा भी होते हैं लेकिन वो दर्जाबंदी में वहाँ पर नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम ने गुज़िश्ता चंद बरसों में दुनिया भर में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए रन्स किए हैं और वो दर्जाबंदी में भी ऊपर के नंबरों पर रहते हैं। आईसीसी ने भी हर चंद दिनों के बाद जो है वो एक अपनी नई रैंकिंग निकालनी होती है। उन्होंने ये बताना ऐसी भी ज़िंदा है, ऐसी कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं। सो ये ऐसा नहीं है। विराट कोहली के रन्स को अगर आप देखते हैं, उनके जो वर्ल्ड कप में रन्स थे, टीम उनकी भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है लेकिन उन्होंने होम ग्राउंड क्राउड का बड़ा भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए, इंडिया के लिए कई मैचेस जीते। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम मैच नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप में कोई भी। उनकी जो अपनी सलाहियत है रन्स करने की और जो उनका अपना मुकर्रर करदा मायार है रन्स करने का, वो उसके मुताबिक खेल नहीं पेश कर पाए वर्ल्ड कप में। जहाँ तक ताल्लुक़ विराट कोहली को पीछे छोड़ने का है, उससे मेरा नहीं ख्याल कि विराट को कोई फ़र्क पड़ता होगा। या बाबर अगर नंबर 1 विराट बन जाता है और बाबर नंबर 2-3 पर होते हैं, उससे बाबर को भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये टॉप क्रिकेटर्स हैं। केन विलियमसन हो गए, जो रूट हो गए, बाबर हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, विराट हो गए, ये सारे के सारे वो हैं जो ज़्यादातर हर किस्म के फॉर्मेट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इन सब की पहचान असल में ये नहीं है कि ये वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अच्छा खेलते हैं, इनकी पहचान ये है कि ये रेड बॉल क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। स्टीव स्मिथ को आप देख लें, केन विलियमसन को देख लें, जो रूट को देख लें, बाबर को देख लें, विराट को देख लें, ये सारे के सारे जो हैं ये लॉन्गर फॉर्मेट के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब, और ये सब उसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। विराट कोहली ने जो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, उसके इख्तिताम पर वो इंडिया हारा था फाइनल, लेकिन इन्होंने कहा था कि ये हार्ट बीट है, टेस्ट क्रिकेट की हार्ट बीट है। तो ये बहुत ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं जब ये टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। तो रैंकिंग ये आती रहती है, जाती रहती है। चंद दिन बाद फिर जो है वो एक रैंकिंग आ जाएगी, उसमें फिर आएंगे कि वो पीछे रह गए, आगे रह गए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत एक रूटीन की चीज़ है ना। मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर आपकी टीम आपको मिल जाए लेकिन साल भर में आपकी टीम बहसियत टीम अच्छा ना खेल पाए तो वो उसका उतना लुत्फ आता नहीं है। ये तो गए ना, ये जो पतंगे उड़ा रहे हैं ना, इन्होंने तो फड़े जाने ने, ये तो नहीं बचनगे। ये मेरा ख्याल पता नहीं अमृतसर से उड़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये भी एक तफरी है, क्योंकि मगर खतरनाक इन दिनों बसंत होती थी पंजाब में बिलखुसूस। मैं ये सोच रहा था आपसे सवाल करूं कि आपने गुड्डियाँ उड़ाई है अपने चाइल्डहुड वगैरह में? देखिए जी, ये मेरे जैसे कोई उड़ा रहे हैं उधर भी। लेकिन आप साहब खतरनाक बात है। देखिए पाबंदी है ना, उसके लिए पाबंदी है। लेकिन अभी पिछले दिनों में मेरा ख्याल है कि इंडिया में तो हुई है बसंत, इंडियन पंजाब में हुई है बसंत, पाकिस्तान जापान में भी होती है। हाँ, पाकिस्तान में भी इन दिनों होती थी, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि पाबंदी लग गई है। जब बसंत होती थी बड़े ज़ोरों शोर से, उन दिनों तो जैसे लोग एक दूसरे को ईद भेजते हैं ना, ईद का तोहफा, बसंत भी आती थी। बिल्कुल, बसंत का एक बड़ा खूबसूरत मौका होता था। मगर स्टेडियम के मैच कितने लोग मौजूद हैं, कुछ भी तो लोग भी इंजॉय करेंगे। देखो ना, 2 खाला गुड्डा उड़ रहे होते, ये गुड्डा उड़ता ही रहे बस, 2 अखां वाला गुड्डा उड़ रहा है, उड़ता ही रहे बस। उस तो बाद वो इसके बाद वो उड़ेंगे जो उसको उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब ये मुनासिब है या नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है इस बात का।
लेकिन खैर बसंत एक बड़ा अच्छा इवेंट होता था, मगर फिर जो भी उससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हादसा काफ़ी पेश आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया था। कई ऐसे खौफनाक मुझे याद है, हम भी मतलब देखते थे, सुनते थे, कई वाक़यात पेश आए थे जिस वजह से स्टॉप लगाया गया, और मेरे ख्याल से बेहतर है आज भी बस खैर ही हो। इधर से गुड्डा उड़ रहा है, यहाँ से जो है वो छक्के चौके लगते जा रहे हैं। देखना ये है कौन सा मैच जो है वो जीतता है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। पहला मैच इन्हीं दोनों टीम्स के दरमियान था, जिसमें लाहौर कलंदर्स के नारे बज रहे थे और लाहौर कलंदर्स ने अचानक से सबको अपनी कारकर्दगी से खामोश करवा दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मैच जीत गए थे। आज देखना ये है कि आज क्या वही तारीख दोहराई जा रही है पहले दिन वाली, या कुछ तब्दीली आती है। शाहीन जीत जाते हैं। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं थे, वरना हम उनसे इस हवाले से सितारों का हाल भी पूछ लेते कि शाहीन के सितारे जो है वो कितने बुलंद है, कितने बेहतर हैं। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब की पूरी तवज्जो जो है वो इस वक्त मैच के ऊपर है। उमर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी उमर बताइएगा। ये कल के नॉक के साथ जो है ना, बाबर ने अपने हाईएस्ट स्कोर की जो पोजीशन है ना वो रिटेन किया। 7 मैचों में 394 रन स्कोर किए इन्होंने, और 350 है और 1 सेंचुरी है 111 रन की। इसी तरह अभी ये दोनों टीमें खेल रही है, किंग्स और ग्लैडिएटर्स। ये 12 बार जो है इससे पहले जो है वो ग्लैडिएटर्स जीते, 5 बार जो है किंग्स जीते, ठीक है। इसी तरह जो है जो अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर रहा है ग्लैडिएटर्स का, सॉरी किंग्स का, वो बाबर आजम जब खेलते थे उन्होंने 357 रन स्कोर किए थे। इसी तरह जो है क्या नाम है, शेन वॉटसन ने 263 रन स्कोर किए। अहमद शहजाद ने जो है 287 रन स्कोर किया अगेंस्ट किंग्स, और 219 रन स्कोर है, सॉरी वॉटसन ने किए, और 214 रन स्कोर किए कॉलिन इनग्रैम ने। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात आती है तो किंग्स के कॉलिन इनग्रैम ने किया था अगेंस्ट ग्लैडिएटर्स, 127 रन स्कोर किए थे। और ग्लैडिएटर्स की जानिब से जो है मार्टिन गुप्टिल ने 117 रन स्कोर किए थे। अहमद शहजाद ने 99 रन स्कोर किए हुए, अनलकी रहे हैं कि सेंचुरी उन्होंने नहीं स्कोर की। और इसी तरह जो है 86 गप्टिल ने भी किया हुआ 86। और इसी तरह अगर बॉलिंग फिगर्स पे आप आ जाए तो 5 विकेटें जो है वो नसीम शाह ने ली हुई है 20 रन देके। ग्रांट एलियट थे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, उन्होंने 4 विकेटें लिया 15 रन देके, ठीक है। और इसी तरह जो है खुरम शहजाद जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उन्होंने 4 विकेटें लिया 28 रन देके। फिर अरीश अली खान थे लेफ्ट आर्म, उन्होंने जो है 4 विकेटें ली है 28 रन देके। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, उमर विल नेवर डिसअपॉइंट यू। मैं पूछूं या ना पूछूं, उमर ने अपने स्टैट्स और अपना जो भी एक इल्म है उनका इस हवाले से वो जाहिर करना है। ये जब बोलना शुरू करते तो बिल्कुल ऐसे याद आता है जैसे हम वो 2 का टेबल बचपन में याद करते थे और बस सुनाई जाते थे। इसी तरह से उमर जो है इन्होंने ये टेबल याद किया रखा है और ये बताई जाते हैं, और इनका ये इंटरेस्ट और इनकी मोहब्बत है क्रिकेट के साथ। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, और कल हम आपसे जिक्र करेंगे कि मैच में क्या होता है, क्योंकि आज का मैच सब स्पेशली लाहौर कलंदर्स का मैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी नज़रें उसी पर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।